हाँ जी, तो क्या हाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एक स्कूल की कहानी जहाँ पर सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और फिर उसके बाद हमें बहुत ही खतरनाक नज़ारा देखने को मिलता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जहाँ मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इलिनॉइस में एक मुर्गी में एक रहस्यमयी वायरस होता है जिस पर फैक्ट्री में काम करने वाले ध्यान नहीं देते। वो मुर्गी का मांस न्यूगेट्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ये संक्रमित खाना एक लोकल एलिमेंट्री स्कूल भेजा जाता है और शैली इसे खा लेती है। उधर क्लिंट, जो एक उपन्यासकार बनने की कोशिश कर रहा है, न्यूयॉर्क छोड़कर वापस अपने बचपन के घर यानी इलिनॉइस लौट आता है। उसने अपनी किताब पर बहुत मेहनत की है, लेकिन जब वो अपनी माँ को दिखाता है तो वो कहती हैं कि ये अच्छी नहीं है। फिर क्लिंट अपने पुराने स्कूल जाता है जहाँ उसे एक अस्थायी शिक्षक की नौकरी मिलती है। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड रिक उसे देखकर सोचता है कि क्लिंट उसका ड्रग डीलर है, लेकिन जब क्लिंट अपनी पहचान बताता है तो रिक उसे अंदर जाने देता है। क्लिंट अपनी कार पार्क करता है, लेकिन तभी जिम टीचर वेड अपनी बड़ी सी गाड़ी उसकी कार के पास पार्क कर देता है, जिससे क्लिंट फंस जाता है और उसे पीछे से चढ़कर ट्रक के रास्ते बाहर निकलना पड़ता है। बाहर आते समय वो देखता है कि किसी ने उसकी कार की खिड़की पर गंदे शब्द लिखे हैं। जब क्लिंट स्कूल के अंदर जाता है तो उसे तुरंत पता चलता है कि यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं और बदतमीजी करते हैं। फिर वो वाइस प्रिंसिपल सिम्स से मिलता है, जो उसे एक बॉल पर बैठने को कहता है और उसका फ़ोन ले लेता है, बताते हुए कि यहाँ फ़ोन की पाबंदी टीचर्स और बच्चों दोनों पर है। इसके बाद क्लिंट टीचर्स लॉन्ज में जाता है। वहाँ उसे बाकी शिक्षक अजीब और असहज महसूस होते हैं, जिससे उसे उनसे बात करने में कठिनाई होती है। अचानक उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त लूसी से हो जाती है, जो अब एक टीचर बन गई है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। ये देखकर वेड को जलन होती है क्योंकि लूसी उसकी गर्लफ्रेंड है। क्लिंट उन्हें बताता है कि उसका उपन्यास एक आदमी के बारे में है जो एक भूत या नाव खरीदता है। वेड तुरंत कहता है, ये तो स्टीफन किंग की कहानी की नकल लगती है। तभी सभी टीचर्स अपनी अपनी क्लासों में चले जाते हैं। क्लिंट की क्लास में पैट्रियट और डिंक शैली का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर नुगेट्स की वजह से फफोले निकल आए हैं। शैली कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, बस आगे की ओर देखती रहती है जैसे कि वो बीमार हो। क्लिंट सभी को अपनी सीट पर बैठने को कहता है और बोर्ड पर अपना नाम लिखता है, लेकिन तभी पैट्रियट उसका मजाक बनाना शुरू कर देता है। पैट्रियट बताता है कि उसके पास अभी भी फ़ोन है। जब क्लिंट उसे फ़ोन देने के लिए कहता है, पैट्रियट उसे धमकी देता है कि वो उस पर गलत आरोप लगा देगा। क्लिंट समझ जाता है कि वही पैट्रियट था जिसने उसकी कार पर गंदे शब्द लिखे थे, इसलिए वो उसे फिलहाल नज़रअंदाज कर देता है और केल्विन को अपना उपन्यास पढ़ने के लिए कहता है। जब सभी का ध्यान किताब पर होता है, पैट्रियट फिर से शैली का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन इस बार जब वो उसकी चोटी खींचता है तो चोटी के साथ साथ उसकी खाल भी निकल जाती है। गुस्से में शैली पैट्रियट पर कूद जाती है और उसके चेहरे पर काट लेती है और अब क्लिंट को बीच बचाव करना पड़ता है। शैली उसे खरोंच मारती है और भाग जाती है। फिर क्लिंट पैट्रियट को नर्स के पास ले जाता है। बाहर रिक अपने ड्रग डीलर से संपर्क करता है और अपनी वैन में छिपकर मशरूम खा लेता है। कुछ समय बाद खेल के दौरान क्लिंट लूसी को यह पूरी घटना बताता है। लूसी इस पर हंस पड़ती है और यह देखकर वेड को और जलन होती है। खेल के मैदान में डिंक शैली के पास आता है ताकि पैट्रियट को चोट पहुंचाने के लिए उसका मजाक उड़ा सके, लेकिन शैली उस पर भी हमला कर देती है। थोड़ी ही देर में पैट्रियट भी बदलने लगता है और खेल के मैदान में दौड़ते हुए अपने संक्रमित खून से दूसरे बच्चों को भी बदल देता है। फिर एक टीचर बच्चों को देखने आता है, लेकिन अब वे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। वे उस टीचर पर झपट पड़ते हैं और उसे खाने लगते हैं। एक और टीचर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी बच्चों के सामने हार जाती है और मारी जाती है। वहीं पास में वेड एक बॉल से खेलते हुए क्लिंट और लूसी के रिश्ते पर गुस्सा निकाल रहा होता है, इसलिए उसे कुछ नजर ही नहीं आता कि मैदान में क्या हो रहा है। अपनी वैन में बैठा रिक ये सब देखता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि ये सब सच में हो रहा है या मशरूम के असर से उसे ऐसा लग रहा है। फिर भी वो अपने रेडियो से सिम्स को चेतावनी भेजता है। सिम्स तुरंत बाहर आता है और बच्चों को डांटता है कि वे हिंसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बच्चे उसकी डांट को नज़रअंदाज कर देते हैं और उस पर हमला कर उसे भी खा जाते हैं। अंदर पैट्रियट पूरी तरह से बदल चुका होता है और वह प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर दौड़ पड़ता है। उधर टीचर्स लॉन्स में सारे टीचर्स ये सब देख रहे होते हैं और घबराहट में पैनिक करने लगते हैं। एक टीचर तो डर के मारे इमरजेंसी बटन भी दबा देती है। इसी बीच वेड आखिरकार पीछे मुड़ता है और संक्रमित बच्चों को देखता है। वह उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे उसकी बात सुनते ही नहीं।
वेड तेजी से भागता है और जो भी बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है उसे गिरा देता है, जैसे फुटबॉल का मैच खेल रहा हो। वो किसी तरह से वापस बिल्डिंग के अंदर पहुंचता है और दरवाजा बंद कर देता है, जिससे सभी बच्चे बाहर ही रह जाते हैं। टीचर्स 911 को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैट्रियट पहले ही प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर सभी फोन के तार काट चुका होता है। वेड टीचर्स लॉन्स में वापस आता है और सभी खिड़की से बाहर बच्चों को देखते रहते हैं जो खून के प्यासे होकर खिड़कियों को पीट रहे होते हैं। तभी शेरिफ आता है और रिक डर के मारे बाकी बचे मशरूम निगल लेता है ताकि उसे गिरफ्तार न किया जाए। लेकिन जैसे ही शेरिफ बच्चों के पास आता है, वो बच्चे बाड़ के अंदर से उसकी उंगलियों को काट लेते हैं। शेरिफ घबराकर अपनी गाड़ी में बैठता है और भाग जाता है, लेकिन गाड़ी की पिछली सीट पर छिपा एक बच्चा उस पर हमला कर देता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। लॉन्स में वापस वेड कहता है कि अब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, पैट्रियट अंदर कूद पड़ता है। वेड उसे धक्का देता है, लेकिन पैट्रियट क्लिंट पर हमला कर देता है। तभी एक टीचर मौके का फ़ायदा उठाकर पैट्रियट पर मिर्ची स्प्रे मारता है। पैट्रियट किसी और टीचर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और धक्के में वे दोनों कोठरी में फंस जाते हैं। बाकी टीचर्स इस मौके का फ़ायदा उठाकर भाग जाते हैं। एक टीचर पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं और उसे मार डालते हैं। सभी लोग लाइब्रेरी में भागते हैं, जहाँ उन्हें कैल्विन मिल जाता है। शुरू में तो वे घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि वह संक्रमित नहीं है, क्योंकि वह सुबह से लाइब्रेरी में छिपकर पढ़ रहा था। इसी बीच पैट्रियट दरवाजे खोल देता है ताकि बाकी ज़ॉम्बी अंदर आ सकें। वेड सभी को ऊपरी मंजिलों की ओर ले जाता है और वे लोग म्यूजिक क्लासरूम में छिप जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ठीक उसी समय जब शैली वहां पहुंचती है। शैली अपने चेहरे को कांच से लगाकर रखती है और कैल्विन कहता है कि सभी बच्चों को कूटीज हो गए हैं। हेल्थ एजुकेशन के टीचर डग को लगता है कि शायद यही बात है और वह कांच के माध्यम से शैली के फफोलों को ध्यान से देखने की कोशिश करता है, लेकिन शैली वहां से भाग जाती है। फिर वेड सुझाव देता है कि वे बाहर भागकर अपनी कारों तक पहुंचें और वहां से खुद को बचाने के लिए मोबाइल का उपयोग करें। क्लिंट इसका विरोध करता है और सोचता है कि उन्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर अपने फ़ोन लेने चाहिए और मदद के लिए कॉल करना चाहिए। दोनों पुरुष बच्चों की तरह बहस करते रहते हैं और इसी बीच पैट्रियट सभी सेल फोन को एक एक करके तोड़ देता है। लूसी अंततः झगड़े से थक जाती है और सुझाव देती है कि वे इंतज़ार करें जब तक माता पिता अपने बच्चों को लेने ना आए, जिसे सभी मान लेते हैं। बाहर रिक अपनी वैन में सुरक्षित रहता है और मौत के दृश्य को हर पल बढ़ते हुए देखता है। वह रेडियो चालू करता है ताकि मौत की आवाज़ें ढकी जा सकें और यहाँ तक कि वह एक जिराफ को अपने पास हलुसिनेट करता है। दुर्भाग्यवश म्यूजिक एक आपातकालीन प्रसारण द्वारा बंद कर दिया जाता है। पता चलता है कि शहर भर में बच्चे बदल रहे हैं और अपने माता पिता पर हमला कर रहे हैं। जब वे इंतजार करते हैं, लूसी को क्लिंट की शैली से लगी खरोंच नजर आती है। डरते हुए कि क्लिंट संक्रमित हो सकता है, वेड तुरंत उसे पास के कमरे में बंद कर देता है। डग जवाब की तलाश में है, इसलिए वह क्लिंट का बहुत ही थरो परीक्षण करता है, जिससे उसके हाथ शरीर के तरल पदार्थों से भरे होते हैं। फिर डग बाकी समूह को सूचित करता है कि क्लिंट में कुछ लक्षण हैं, लेकिन यह फ्लू जैसा है और बच्चों जैसा नहीं है। घंटे बीत जाते हैं और बच्चे अपनी पीड़ितों के शरीर के अंगों के साथ खेलते रहते हैं। जब आखिरकार 3 बजे का समय आता है, टीचर्स क्लिंट को बाहर निकाल देते हैं और छत पर जाकर माता पिता का इंतजार करते हैं। लेकिन जब एक माँ आती है, वह ईयरफोन लगाए हुए होती है और कॉल पर होती है, इसलिए वह टीचर्स और कैल्विन की मदद की पुकार नहीं सुनती। उसका बच्चा कार में बैठता है और पीछे की सीट पर मौजूद बच्चे को खा जाता है, जबकि माँ बस बात करती रहती है। वह तब तक प्रतिक्रिया नहीं देती जब तक बच्चा उसे भी न खाने लगे। उसी समय एक टीचर की टांग को तामरा द्वारा पकड़ लिया जाता है और सभी घबरा जाते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि वह संक्रमित नहीं है और समूह में शामिल हो जाती है। बाकी बच्चे आखिरकार उन्हें सुन लेते हैं और दीवार चढ़ने लगते हैं, इसलिए समूह वापस अंदर आता है और एक स्टेज रूम में छिप जाता है। वेड दरवाजे को धक्का देता है ताकि बच्चे अंदर ना आ सकें, लेकिन डिंक अंदर घुस जाता है और डग को पकड़ लेता है। वेड एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और डिंक को मार डालता है। लूसी 2 स्वस्थ बच्चों को हिंसा से दूर रखने की कोशिश करती है और डग शरीर का नज़दीक से निरीक्षण करता है। पता चलता है कि खून काला है। वह डिंक को बाथरूम में ले जाता है और उसका शव काटना शुरू कर देता है, जबकि तामरा को पता चलता है कि उसे खरोंच आई है, इसीलिए लूसी उसे घाव धोने के लिए भेज देती है। फिर लूसी वेड के साथ उसकी जलन के बारे में बात करने के लिए जाती है। वेड ने लूसी को प्रपोज करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने क्लिंट को लूसी के साथ देखा तो उसे शक होने लगा कि लूसी ने कभी भी वेड के साथ ऐसा नहीं हंसने का तरीका अपनाया। वह लूसी को अपमानित करता है और अकेला छोड़ने के लिए कहता है।
कुछ मिनटों बाद डग अपनी परीक्षा पूरी कर लेता है और बच्चों के दिमाग को दिखाते हुए अपनी निष्कर्ष साझा करता है। अधिकांश कोशिकाएं मरी और सड़ी हुई हैं, इसीलिए बच्चे केवल बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कूदना और खाना, और कुछ नहीं। इसका मतलब है कि वे अब सच में मानव नहीं हैं। वह विश्वास करता है कि यह एक वायरस के कारण है, और जब लूसी इंगित करती है कि क्लिंट और तामरा संक्रमित नहीं हुए, तो डग तामरा से पूछता है कि क्या उसने पीरियड्स आ चुके हैं और क्या वह ब्रा पहनती है। तामरा हाँ कहती है, तो डग की बात सही होती है कि वायरस केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्होंने यौवन पार नहीं किया है। अचानक पैट्रियट सभी लाइट्स बंद कर देता है और एक अलार्म बजा देता है। जैसे ही शिक्षक घबराते हैं, वे ध्यान देते हैं कि कैल्विन बेहोश है। पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ है और उसे जल्द से जल्द कुछ खाना चाहिए। उसी समय वे दीवारों के माध्यम से आवाज़ें सुनते हैं और चिंता करते हैं कि बच्चे शायद करीब आ रहे हैं। कोई दरवाज़ा हिला रहा है और डर के एक पल में लूसी स्वीकार करती है कि वह वेड से शादी नहीं कर सकती। दरवाज़ा खुलता है, लेकिन यह सिर्फ माली है। दुर्भाग्य से बच्चे जल्द ही अंदर भी घुस जाते हैं, इसलिए समूह फिर से भागने लगता है और माली उन्हें बॉयलर रूम में छिपने के लिए ले जाता है। उसके पास कोई खाना नहीं है, लेकिन एक रेडियो है और वे सुनते हैं कि शहर खाली किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। जैसे ही सभी की उम्मीदें टूट जाती हैं, क्लिंट एक योजना के साथ आता है। डक्ट्स का उपयोग करके वे शिक्षक के कमरे में जाकर कैल्विन के लिए कुछ खाना और वेड की ट्रक की चाबियां ले सकते हैं। डक्ट्स से गुजरने के लिए केवल एक ही वयस्क काफ़ी छोटा है, वह है क्लिंट, और इससे पहले कि वह चले, तामरा उसे कूटी शॉट देती है। वह माली का वॉकी टॉकी अपने साथ ले जाता है और जैसे ही वह चलता है, उसे वेड के अपमानजनक संदेश मिलते रहते हैं। यह बालिश व्यवहार आम तौर पर अच्छा रहने वाली लूसी को गुस्से में ला देता है और वह सभी को चिल्लाते हुए कहती है कि वह मरने से पहले कुछ हासिल करना चाहती है। फिर वह कहती है कि उसे हर शिक्षक से नफरत है और डक्ट्स में भी जाती है ताकि क्लिंट की मदद कर सके। जैसे ही यह जोड़ी डक्ट्स के माध्यम से क्रॉल्स करती है, वे एक बच्चे को एक गलियारे में देखते हैं, इसलिए वे छिपने के लिए रुक जाते हैं। बच्चा अभी भी कुछ सुनता है और नज़दीक से देखता है, लेकिन शुक्र है कि अंधेरा होने के कारण कुछ नहीं देख पाता और बच्चा वापस खेल में लौट जाता है। अंततः वे लाउंज तक पहुंचते हैं और क्लिंट वेंडिंग मशीन का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन उसका डॉलर नहीं लेती। लूसी वेड की चाबियां खोज लेती है और जल्दी से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाने के लिए डक्ट्स में वापस चली जाती है। वह अच्छी फ़ोन की कोशिश करती है, लेकिन सभी फ़ोन टूटे हुए हैं, इसीलिए वह वापस डक्ट्स में लौट आती है बिना यह जाने कि पैट्रियट ने उसे देखा है। इसी समय गलियारे का बच्चा लाउंज में प्रवेश करता है और क्लिंट वेंडिंग मशीन के पीछे छिप जाता है। दुर्भाग्यवश मशीन अचानक काम करना शुरू कर देती है और शोर करती है, जिससे बच्चा चिल्लाने लगता है। पैट्रियट यह सुनता है और लाउंज की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन शुक्र है कि क्लिंट अंततः अपना डॉलर डालने और मशीन से एक स्नैक लेने में सफल हो जाता है। फिर डक्ट्स में वापस कूद जाता है। लूसी और क्लिंट जितना संभव हो सके तेजी से क्रॉल करते हैं, लेकिन जल्द ही पैट्रियट और अधिक बच्चे उनका पीछा करने लगते हैं। इसलिए क्लिंट स्नैक को बॉयलर रूम में फेंक देता है और एक नया रास्ता लेता है। यह जोड़ी एक अलग कमरे में पहुंचती है और तुरंत कुछ फर्नीचर को डक्ट्स को ब्लॉक करने के लिए हटा देती है ताकि बच्चे उनका पीछा न कर सकें। फिर वे चारों ओर देखते हैं और एक शिक्षक की लाश को उसके डेस्क के पीछे पाते हैं। अचानक वे बच्चों को दूर जाते हुए सुनते हैं और समझ जाते हैं कि वे लाउंज की ओर जा रहे हैं, इसलिए वे वॉकी टॉकी के माध्यम से समूह को चेतावनी देते हैं। शिक्षक तुरंत डक्ट्स में कई चीज़ें डाल देते हैं ताकि एक बैरियर बन सके। फिर वे ढक्कन को बंद करने के लिए बांध देते हैं। एक शिक्षक अभी भी घबराया हुआ है, इसलिए डग को उसे थप्पड़ मारना पड़ता है। क्लिंट के पास लौटते हुए वह लूसी को सांत्वना देता है जब वो टूट जाती है, तो स्वीकार करता है वह इलिनॉयस वापस आया था ताकि उसे देख सके, और उसने पहले ही जान लिया था कि वह उस स्कूल में काम करती है। उसने केवल यह दिखावा किया कि वह चकित था। वह न्यूयॉर्क में 2 साल से पहले ग्रेड पढ़ा रहा था और डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि वह लेखक के रूप में करियर शुरू नहीं कर सका, क्योंकि पढ़ाना बहुत समय नहीं देता है। वे स्थिति की बेतुकीपन पर हंसते हैं और अचानक किस करते हैं, लेकिन वे इसे बंद कर देते हैं जब वे वेड को याद करते हैं। उसी समय क्लिंट को एक विचार आता है और वह उस कमरे में दवा की तलाश करता है जो बच्चों को शांत रखने के लिए उपयोग की जाती है। इस बीच वेड वॉकी टॉकी पर लूसी को कॉल करता है और अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। यह स्वीकार करता है कि वह जलन महसूस कर रहा था क्योंकि वह न्यूयॉर्क से एक शानदार लेखक से हीन महसूस करता था। अपराध महसूस करते हुए
क्लिंट वॉकी टॉकी लेता है और स्वीकार करता है कि वह एक हारा हुआ व्यक्ति है। वेड और लूसी के रिश्ते को आशीर्वाद देता है। फिर दोनों समूह एक योजना पर सहमत हो जाते हैं और उनके वॉकी टॉकी सिग्नल रिक्की वैन रेडियो द्वारा पकड़े जाते हैं। लूसी और क्लिंट दरवाजा खोलते हैं और दवा बच्चों पर फेंक देते हैं, जो तुरंत उसे ले लेते हैं। इस बीच वेड एक प्रेरणादायक भाषण देता है और समूह आसपास के किसी भी वस्तु का उपयोग करके कुछ खुरदरे हथियार और सुरक्षा बना लेता है। जब बच्चे सो जाते हैं तो दोनों समूह बाहर आकर एक हॉल में मिल जाते हैं। वे कुछ फ्लैशलाइट्स के साथ अंधेरे में चलते हैं, लेकिन कुछ जागते हुए बच्चे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बेसबॉल फेंककर उन्हें गिरा देते हैं। कई सही समय पर किए गए हमलों के बाद वेड के पास गेंदें खत्म हो जाती हैं, तो माली अपनी अद्भुत मार्शल आर्ट क्षमताओं के साथ पीछे रह जाता है, जबकि समूह बाहर भागता है। फ्रंट यार्ड में क्रीपी बच्चे भरे हुए हैं, इसलिए समूह विभिन्न खेल उपकरण और औजारों का उपयोग करके वेड के वाहन की ओर बढ़ने लगता है। लड़ाई बहुत तीव्र है, लेकिन उनकी टीम वर्क मजबूत है और कुछ करीबी कॉल के बाद वे ट्रक तक पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्यवश वेड भीड़ में फंस जाता है, इसलिए वह अपनी चाबियां क्लिंट को फेंक देता है और उसे लूसी की रक्षा करने के लिए कहता है। फिर वह बच्चों से लड़ता रहता है ताकि बाकी लोग भाग सकें। लूसी उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन क्लिंट उसे वाहन में खींच लेता है। जैसे ही वे ड्राइव करते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि पैट्रियट ट्रक के ऊपर चढ़ गया है। जब क्लिंट को एहसास होता है कि उनके पास गैस लगभग खत्म हो गई है, पैट्रियट खिड़की के माध्यम से पहुंचता है और क्लिंट को मारने की कोशिश करता है, जिससे क्लिंट ब्रेक लगाता है और बच्चे को सड़क पर फेंक देता है। बदले की भूख में क्लिंट संकोच नहीं करता और पैट्रियट को ट्रक से एक पेड़ से कुचल देता है और उसे मार देता है। अंततः समूह डैनविल पहुंचता है और ट्रक आखिरकार गैस से खाली हो जाता है। शहर सुनसान है और सड़कों पर कई लाशें पड़ी हुई हैं। जब समूह एक दुकान की खिड़कियों की जांच करता है तो वे देखते हैं कि वायरस पूरे देश में फैल चुका है और इसे इलिनॉइस में एक चिकन फैक्ट्री तक ट्रैक किया गया है। डग कहता है कि अगर वह एक नगेट प्राप्त कर सके तो वह एक वैक्सीन बना सकता है। उसी समय उनके पीछे कुछ जॉम्बी बच्चे दिखाई देते हैं, इसलिए समूह सबसे नज़दीक के बिल्डिंग में दौड़ता है, जो एक बच्चों का खेल मैदान बन जाता है। दरवाजे को लॉक करने के बाद वे एक छोड़ी गई पार्टी को देखते हैं और डग एक नगेट निकालता है। वहाँ फर्श पर कर्मचारियों की लाशें भी पड़ी हैं। वे एक अन्य कमरे में जाते हैं और अचानक एक लाइट जल जाती है, जिससे पूरा एक गंजे बच्चों का झुंड दिखता है, जो खेल के अंदर उनका इंतजार कर रहे हैं। समूह लगभग उम्मीद खो बैठता है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए कुछ बच्चे मर जाते हैं। उन्हें वेड और माली ने मारा था, जो बचने में सफल हो गए थे। वेड सभी को बाहर भागने के लिए कहता है, जहां रिक वैन में इंतजार कर रहा है। बाहर निकलते समय समूह खेल को एक बड़े बॉल से ब्लॉक कर देता है ताकि बच्चों को फंसाया जा सके। फिर वेड गैसोलीन को चारों ओर छिड़कता है और एक माचिस फेंक देता है, जिससे आग लग जाए और सभी जॉम्बी जलकर खाक हो जाते हैं, जबकि वो वैन में अपने साथियों के साथ भाग जाता है। और इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि फिर मिले ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ